होते हैं जिनके बारे में हम एग्जामिनेशन हॉल में भी सुने होते हैं कि ये क्या होता है, ये तो मैंने कभी जीवन में पढ़ा ही। 3 टाइप के प्रश्न आते हैं, इसी तरह के प्रश्न आते हैं। आपके मेरे सामने भी आए थे और आगे भी जो है आपके लिए भी इस तरह के प्रश्न आएंगे, चाहे वो यूपीपीएससी का दे रहे हो या यूपीएससी का पेपर दे रहे हो या कोई भी पेपर दे रहे हो, तो 3 लेवल का है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो 100% श्योर है जिस क्वेश्चन पे, वो संख्या कितनी हो सकता है कि 150 में 60 क्वेश्चन ऐसे हो जो मिस्टर ए को कंफर्म आता है। ठीक भाई, व्यक्ति बदलेगा, स्टूडेंट बदलेगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो भी क्या होंगे, बदलेंगे। किस बेस पर कि मिस्टर ए ने कितने लेवल की तैयारी की है, मिस्टर बी ने कितने लेवल की तैयारी है और मिस्टर सी ने किस लेवल की तैयारी की। अब मान लेते हैं कोई सामान्य जानकारी के, क्या नाम है आपका? पद। ठीक, इनको एकदम कंफर्म जो है 60 क्वेश्चन आते हैं जिनको एकदम डेट श्योर है कि इसको अगर छूंगा तो 100 का 100% आएगा। लेकिन मैं बता दूं, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन लास्ट में गलत होंगे, जहां हम 100% भी श्योर होते हैं और हमारी रफ्तार जो हो जाती है थोड़ी तेज हो जाती है। इस पे हम बहुत श्योर होते हैं, उस पर कैजुअल हो जाता है। ये तो आता है और उसी में क्या होता है, वो आपको धोखा और देंगे। 60 क्वेश्चन में मान के चलिए कितना भी स्मार्ट डी हम ये कर रहे हैं, आप 57-56 से ज्यादा सही नहीं कर पाएंगे, यानी 3-4 क्वेश्चन आपके चले जाएंगे। ये कंडीशन यहाँ पर होती है। ठीक, दूसरा होता है कि हमको ये मालूम होता है कि हाँ ये दोनों तो नहीं होंगे, इसमें डाउट, तो वहां पे हम लोग रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? वो डिपेंड करेगा कि लेवल 1 की क्या स्थिति है। अगर आपके लेवल 1 पहले से आपको 110 क्वेश्चन कंफर्म आपको मालूम है, किसी भी हालत में 100 से नीचे तो नहीं आएगी। ठीक, तो आप यहाँ पर चाहे तो रिस्क कम ले लो। ठीक, लेकिन आप 80, 70 या 60 पे तो कम से कम 85 to 90 हमारी मेरिट लगभग जा रही। 90 मान लें हम कि औसतन हर साल लगभग 90 के आसपास या 80-87 जो भी जा रहा है, तो 90 ही हम अगर बेस बनाए, 90-95 क्वेश्चन हमको सही करना है तो, और ये 60 या 70 क्वेश्चन तक ही कंफर्म है, तो हमको इस पे आना होगा। और ऐसे क्वेश्चन की संख्या मान लीजिए 50 है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको 50 को टच करें। भाई यहाँ पर ए बी सी डी में अगर सी और डी नहीं है तो और ए और बी में, यानी प्रोबेबिलिटी जो बनती है सही होने का क्या है, 1/2 बनती है। और अगर गलत भी हुआ तो निगेटिव मार्क्स कितना है, 1/3। तभी क्या है, आपको एज रहेगा। और इसमें आपका जो शांत दिमाग है, जो पिछले 3-4 सालों की पढ़ी हुई तैयारी, वो बड़ा काम है। किस तरह आप उसको सोचते हैं, किस तरह उसको एलिमिनेट करके बाहर करते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इससे चलते हैं। इसमें चलते हैं क्या होगा और इसमें चलते हैं क्या नहीं होगा। तो एक एक करके ऑप्शन को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो इसको क्या है, इसको आप अटेम्प्ट करें। 110 भी है तब भी अटेम्प्ट करें, क्योंकि 110 अगर स्टूडेंट कंफर्म जानता है तो उसकी तैयारी का लेवल जो होगा बहुत हाई लेवल होगा, और उसका कॉमन सेंस भी जो होगा, या जो कैलकुलेशन भी होगी, या जो रीजनिंग भी होगी एग्जाम को लेके, वो भी जो होगी बहुत बेहतर होगी। तो ये यहाँ पर उसकी ज्यादा सही होने की संभावना। तीसरा है अननोन। पहली बार न कभी टीचर ने पढ़ाया, न कभी किताबों में पढ़ा। आते हैं कम से कम यूपीएससी में तो खूब आते हैं, यूपीपीसीएस में भी 2, 4, 10, 15 मिल जाए। तो ये ऐसा वो है, ये होता है आत्मघाती सवाल। ठीक, ये तब यूज करना चाहिए जब आपके पास ऑप्शन नहीं हो। आपको श्योर हो गया कि मुझे यहाँ पे मात्र जो है 30 मालूम था, बाकी सब मैं 50-50 पे खेल रहा था, तब उस पे जो है कि अब लगे कि अब हम बाहर ही हो जाएंगे तो इन क्वेश्चन को टच करना चाहिए, अन्यथा इनको टच करने की जरूरत नहीं। ठीक, क्योंकि माइनस मार्किंग है, जाहिर सी बात है क्या है, रिस्क होगा। लेकिन अगर अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है, इस 20 क्वेश्चन को टच करने से पहले हमारा काम नहीं बनता है, सब हम अनुमान पे ही चल रहे हैं, तो उसको भी अपने इष्ट देवताओं को नमन करके टच कर लेना चाहिए। और नहीं तो जब कंफर्म हो तो इन 2 स्टेप से ही एग्जामिनेशन क्या होता है। ठीक, तो पहले लेवल पे आप तुरंत इसको सॉल्व कीजिए, इसको फिल कीजिए। जैसे लास्ट में क्या होता है, बहुत लोग के साथ समस्या होगी, लास्ट में भरते हैं और तुरंत घंटी बज जाती है, उसमें फिर उल्टा सीधा भरा जाता है, एक क्रम बिगड़ा, उसके बाद 10 क्रम गलत हो जाते हैं, कोई चेंज करने का ऑप्शन नहीं। तो
पहले क्या होता है, जो हम लोग करते थे, पहले अगर ये 60 क्वेश्चन मुझे मालूम है, 60 क्वेश्चन सही किया, 60 क्वेश्चन को टिक किया, ठीक। देखते हुए क्रम में पहले पूरे पेपर पढ़ेंगे, पढ़ने के दौरान ये देखेंगे कि किसको हमको सोचना है और किसको एकदम छोड़ना है, वही डिसाइड कर लेंगे। तो अगर सोचने वाले का कुछ अपना ये कंफर्म करते गए इस पे सोचना है, बोला किया, जिसको नहीं टच करना उसको कुछ नहीं किया, या अपना जो भी मार्क किया, या अब इसको आपने टिक मार दिया, इसका बी है, इसका ए है, और इसको कलर किया। फिर सेकंड राउंड में जब आएंगे तो जितने बोले वाले जिसको हमको टच करना है, कॉमन सेंस के तहत टच करना है, फिर हम वहां पर आएंगे, वैसे 50 क्वेश्चन को क्या है टच करेंगे। उसमें टाइम लगता है, सोचने का वक्त लगता है, इसलिए यहाँ पर जो होता है टाइम टेकिंग। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहली राउंड में आप 70 क्वेश्चन पहले रन के बैठे रहेंगे 45 मिनट में, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, हाँ 70 तो हमारे भरे हुए हैं, अब जो भी दिमाग में लगाना है ये सेकंड और थर्ड स्टेप पर ही लगाना, ठीक। तो ये पढ़ते पढ़ते 110-15 की तरफ आपके टोटल क्वेश्चन पहुंच जाएंगे, और लास्ट में आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको छुआ जा सकता है, जिसको पकड़ा जा सकता है, तब अननोन की तरफ जाइए, अन्यथा वहां जाने की जरूरत, ठीक। देखिए, तैयारी करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं, और न ही टीचर या किसी के पास जादू की छड़ी होती है कि आए और 2 घंटा में समझा के चले गए और आपका सिलेक्शन 100% जो होता है आप पे डिपेंड होता है, आपकी किस डायरेक्शन से पढ़ना है उस पर डिपेंड होता है, आप कौन से कंटेंट पढ़ना है उस पर डिपेंड होता है, और आप कितना डिसिप्लिन्ड है उस पर डिपेंड होता है, ठीक। मैं अपनी बातें जो है यहाँ पर आपका ज्ञान है या नॉलेज है, और टाइम को साथ में जोड़ देना हो, और यहाँ पर आपका आत्मविश्वास है, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस है। हेलो, वो आप सर आ रहे हैं, चले जाओ, एक बार चले जाओ, ठीक है। आत्मविश्वास, ठीक। पूरी हमारी तैयारी इसी ग्राफ पे चलती है, और यही हमको रिजल्ट भी देता है। जब हम तैयारी के डे 1 में आते हैं, इस क्लासरूम में पहले आते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास कम होता है, ज्यादा सही ईमानदारी होता है, बहुत हाई होता है। हमारा आत्मविश्वास जो होता है यहाँ, अगर ये पॉइंट है 10-20 जो भी यूनिट ले लें, तो यहाँ पे होते हैं, सोचते हैं कि अब IPS बन के ही जाना है, अब IAS बन के ही जाना है, यहाँ के आत्मविश्वास। और नॉलेज का लेवल क्या होता है, इनिशियल लेवल पे होता है, न के बराबर होता है जिस दिन हम पहली बार क्लास में, या जिस दिन हम तैयारी के लिए क्या है सोचते हैं। नॉलेज का मतलब कि इस तैयारी के आधार पर, अपने एकेडमिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम अपना क्या होता है शुरू करते हैं अपना टारगेट। हाई लेवल हम छोटी मोटी बातों को सोचते भी नहीं है, छोटे मोटे एग्जाम के शायद कमेंट मारते हुए निकल ही जाते हैं हम लोग, यही होता है। ये नॉलेज जो होता है वो टाइम के प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल तब होगा जब आप थोड़ा पढ़ेंगे तब नॉलेज बढ़ेगा, नहीं तो टाइम गुजर जाएगा, नॉलेज नहीं बढ़ेगा। मैं मान के चलता हूँ कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे आप लोग थोड़ा पढ़ते भी होंगे, इसलिए आपका नॉलेज भी क्या होगा, गेन करेगा, ठीक। तो जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हाई लेवल बना, मानिए यहाँ तैयारी कर रहे हैं, लखनऊ चले गए, दिल्ली मुखर्जी नगर चले गए, राजेंद्र नगर चले गए, एकदम वहाँ पे मान के माइंड सेट हर आदमी जाता है, मैं भी गया, आप भी गए, उसी स्टेज में जाएंगे, वो माइंड सेट लेके ही जाता है, और जरूरी भी। थोड़ा सा समय जब बीतता है और थोड़ा सा चीजों को पढ़ते हैं, तब तक तो सब ठीक रहता है, 2-4-6 महीने। उसी बीच किसी एग्जाम में हम मान लीजिए कोई यूपी का या यूपीएससी का एग्जाम आता है, यूपीएससी का एग्जाम तो आदमी अटेम्प्ट नहीं लेता है रिस्क लेके, लेकिन यूपीपीसीएस तो बैठना शुरू कर देता है। तो जब पहला एग्जाम को वो देता है तो ही उसके आत्मविश्वास को धक्का लगता है, ठीक। और क्यों धक्का लगता है, नॉलेज का लेवल क्या
यूनिट है, 90 है, कोई यूनिट है, यहाँ भी 100 यूनिट है आपके साथ एकदम हाई, लेकिन नॉलेज क्या 10 है। ठीक, फिर एक एग्जाम दिया, थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस और डाउन हुआ, उसमें भी पता चला 50-60 क्वेश्चन ही कर पाए। अब हमारा क्या हुआ, जो टेट का एग्जाम दे देते हैं, तब बढ़िया जो है एक यूपीपी का एक वैकेंसी आई है, उसको क्या है, ठीक, यहाँ पे आपके विचार आना शुरू हो जाएंगे आप। और ये विचार टेट, यूपीपी या अन्य इस तरह के जो भी है कि मतलब थोड़ा सा कम मेहनत में या लोकल लेवल पे नौकरियां मिल सकती हैं, वो आपको मोटिवेट करेंगे अपने बड़े लक्ष्य को छोड़ के। ठीक, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे करीब 40% स्टूडेंट जो है वो एग्जाम जो है वहां से शिफ्ट हो जाते हैं, बड़े एग्जाम से यूपीपीएससी और यूपीपीएससी से शिफ्ट होके इन एग्जामों की तरफ क्या है, बीएड अन्य चीजों में मूव करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी चीज को गलत या बुरा या वो नहीं, छोटा या बड़ा नहीं बता रहा, बस ये माइंडसेट के बारे में बात कर रहा हूँ कि क्या होता है हमारे दिमाग में, क्या होता है। ठीक, लेकिन कुछ उसमें योद्धा होते हैं वो रुके हैं, उनका नाम आएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अब यहाँ पर रुकना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका नॉलेज लेवल जो है अब धीरे धीरे 60-70 यूनिट के आसपास पहुंच। ठीक, अब इस फेज को जो स्टूडेंट बिता लेंगे ना, जो वहां पे रुका रह गया, अब वो समय आएगा कि अब यहाँ पर फिर से टेक ऑफ करना होगा। ठीक, अब यहाँ कंडीशन क्या होगी, अब हमारा कॉन्फिडेंस जो घटा था यहाँ से आकर, अब वो कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, ऊपर जाएगा, और हमारा नॉलेज लेवल भी क्या होगा, ऊपर जाएगा। और जब नॉलेज के साथ आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, और क्या देखेंगे, रिजल्ट। तो मैक्सिमम जो सिलेक्शंस नहीं होते हैं उसका कारण ये जो फेज होता है, जो 1-1.5 साल का फेज होता है, वो होता है जब हम अधूरी तैयारी पर या कम ज्ञान पर, कम नॉलेज पे क्या है, हम पूरा कॉन्फिडेंट होकर जाते हैं और वहां पे जो धक्के लगते हैं, वो लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये नहीं हम समझ पाते कि इस तैयारी के लिए जो चीजें हमको जरूरत थी, जो कंटेंट की जरूरत थी, जो ज्ञान की जरूरत थी, वो अभी तैयार नहीं है। कॉन्फिडेंस तो था लेकिन नॉलेज की कमी थी, इसलिए यहाँ पर लैग होता है। इस फेज से हर कंपटीशन वाले को बचना, समझ ले कि हमें घबराना नहीं है, एक दो एग्जाम थोड़ा सा गड़बड़ होगा, उसमें थोड़ा हमारी परफॉर्मेंस को चेक करें कि हम कहाँ हैं, अगले में और ऊपर गए कि नहीं, अगले में और ऊपर गए कि नहीं, और धीरे धीरे ये फेज बाहर आएगा। जब ये सिचुएशन पोजीशन पे आ जाएगा, उसके बाद जब टेकअप करेंगे, वहां से आपको जिस एग्जाम में बैठेंगे उसमें आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट। तो ये होता है कि हम लोग की तैयारी के दौरान का क्या होता है, ये कंडीशन होती है, ये ग्राफ जो है ऊपर नीचे होता है नहीं, मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है। तो इस चीज से बचिएगा थोड़ा सा, इसीलिए क्यों कहा जाता है। अब यहाँ क्या जरूरत होगी, पेशेंस की। भाई कोई भी आता होगा, आपको लेक्चर देता होगा, तो कहता होगा ना कि तैयारी वाला, चाहे डीएम सर आए, चाहे कोई भी आए, सीबीओ सर आए, कहते पेशेंस रखिएगा। पेशेंस क्यों, कहाँ रखने की बात करें, तो जब आपके रिजल्ट जो होंगे वो डाउन होते जाएंगे। हाँ, तो उनकी तैयारी बैकग्राउंड, उनका तैयारी यहीं से परफेक्ट होता होगा। ये जो ग्राफ आप यहाँ दिख रहे हैं वो यहाँ होता होगा। उनके जो गार्जियन होते होंगे, उनके जो अगल बगल के इन्वायरमेंट होते होंगे, हाँ, वो क्या है कि वो पहले से उनकी तैयारी करा कर रखते हैं। ठीक है, वो पहले ही एनसीईआरटी, मानिए ठीक है, हम तैयारी किए हैं, हम अपने बच्चों की तैयारी जो है 10th क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं, किस अप्रोच से पढ़ना है हम बताना शुरू कर देंगे। आपके गार्जियन अगर उस फेज से होंगे तो आपको बताना शुरू कर दिए होंगे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले वो 2 साल कोई अटेम्प्ट नहीं देते, या फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले वो 2 साल कोई नॉन सीरियस रूप में कोई बैठते नहीं है, नहीं हमको वही जाना है, 2 साल बाद जाना है। तो जो चीज हम एग्जाम देना यहाँ शुरू करते हैं, जब तक एग्जाम आप नहीं देंगे आपका कॉन्फिडेंस डाउन क्यों। मैं ये कह रहा हूँ इनिशियल एज में जब आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति सिर्फ नॉलेज गेन कर रहा है, तब तक गेन कर रहा है जब तक एक लेवल नहीं पास कर रहा है, तब तक वो कोई एग्जाम नहीं अपीयर कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जब नॉलेज का लेवल बढ़ा लेगा यहाँ पर 60-70 यूनिट तक, तब उसके बाद बैठेगा तो उसके साथ तो इस तरह ग्राफ को मिल जाएगा। तो वो प्रिपरेशन जो होता है 1.5, 2 साल, 3 साल पहले करते हैं। ठीक, हाँ, कुछ और एग्जाम देते होंगे, लाइट वाले एग्जाम नहीं देते होंगे, लेकिन अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करने के लिए टेस्ट पेपर और इन चीजों को देते रहते हैं और तय करते हैं नहीं अभी 23 से शुरू किया, हमको 25 देना है, 23-24 में हाथ नहीं लगाना है।
तो जाहिर सी बात है वो जब 25 में आएंगे और वो डिसिप्लिन तरीके से 2 साल 1.5 साल की तैयारी करके आएंगे, तो जाहिर सी बात है उनका रिजल्ट खराब नहीं होगा और वही फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट वाले होते हैं। मैं वो ग्राफ की स्थिति बता रहा हूँ जब एक सामान्य जो होता है ईस्टर्न यूपी का स्टूडेंट जो होता है मैक्सिमम इस माइंड से वहाँ पर जाता हो सकते हैं उसमें 10-20 अपवाद भी हो, कोई तैयारी करके बैठता हो, शुरुआत करता हो, लेकिन अमूमन जो होता है क्या आता है जैसे तैयारी करते हैं वैसे एग्जाम देना है 6वें महीने से 3 महीने से बिना तैयारी किए भी एग्जाम देना शुरू हो जाता है। ठीक, तो वो एक सामान्य कंडीशन होता है, वो अलग। और पूछिए कोई और प्रश्न? प्रथम कारण के जो प्रश्न होते हैं, प्रथम कारण, हाँ, कथन कारण के जो प्रश्न होते हैं, सर्सन रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो पूरी तरह से जो होते हैं थ्योरिकल नॉलेज कितना आपका है उस पर डिपेंड करता है। आप कितना बढ़िया चीजों को कनेक्ट कर ले जाते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे कथन कारक में हमेशा पढ़ते होंगे तो जैसे दोनों को पढ़ने में अगर क्योंकि या वाई लगा के आप पढ़ते हैं और वो एग्जैक्टली तार्किक रूप से कनेक्ट हो जाता है तो ही ए होता है, अन्यथा क्या होता है वो बी होता है। पहले तो देखिए 3 उसमें कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मानिए कथन है कारक है उसका, पहले तो हम ये जानेंगे ये बात सही कह रहा है कि ये बात सही कह रहा है। पहला आपको तो ये होगा ना, ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है, ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये सही, ये ऑप्शन हो गया। तो पहले हमको जानना होगा ये कंटेंट जो कह रहा है वो करेक्ट है या नॉट करेक्ट। ठीक, ये कंटेंट जो कह रहा है वो करेक्ट है या नॉट करेक्ट है। उसके बाद अगर दोनों करेक्ट है तो उस दोनों को फिर कनेक्ट किया जाता है वाई लगाकर। हाँ, और अगर जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत का निर्माण भारत के उत्तरी भाग पर हुआ है, असर्शन यानी कथन सही है गलत? ठीक, रीजनिंग या कारक ये है कि उत्तरी भारत के निचले भाग पर प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेटें या प्लेट मार्जिन्स या प्लेट के किनारे है कि सही है? गलत है? सही है। कनेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है? भाई नॉर्दर्न इंडिया के नीचे जो है वो हमारे प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेटों के मार्जिन है कि नहीं है? है। और उसी मार्जिन के मूवमेंट की वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। कौन सा मार्जिन है? ये प्लेट का नाम है, बता रहा जो 3 टाइप के मार्जिन होते हैं आपको बता सकते हैं। आप थे अब ज्योग्राफी पढ़ चुके होंगे आप लोग। हाँ नहीं, वो तो इनर स्ट्रक्चर आप पढ़। टेक्टोनिक्स प्लेट पढ़े हैं? प्लेट के बारे में जानते हैं? पैंजियम ये जानते हैं कुछ? हम लोग तो पैंजिया से ही बने हैं ना। पैंजिया ही टूटा तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ठीक है। जैसे प्लेट, अब आज का दिन वो नहीं है कि मैं प्लेट मार्जिन समझाऊं, लेकिन अब चूंकि असर्शन रीजनिंग में बातें आ गई, जैसे जिसपे हम खड़े हैं उसके नीचे जो होती है प्लेट्स है। प्लेट्स जो है पूरे वर्ल्ड जो पूरी पृथ्वी है उसके एक नहीं है, कई पार्टों में टूटे हुए। तो कोई प्लेट दूर जा रही है, कोई प्लेट करीब आ रही है, कोई प्लेट अगल बगल से गुजर रही है, ऐसा ही तो होता है। तो अगर जो होता है जब करीब आती है तो वो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन कहा जाता है। ठीक, जो दूर जाती है उसको डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन कहते हैं। ठीक, तो याद आ रहा है। और जो बगल बगल से गुजरती हैं उसको क्या है? ट्रांसफॉर्मर या कंजर्वेटिव मार्जिन के नाम से क्या है जानते हैं। तो जो भारत के ऊपरी हिस्से पर या नदर्न इंडिया के निचली भाग पर जो है वो आपका कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन कहते हैं। इसी को कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी कहते हैं, यानी रचनात्मक प्लेट सीमा भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्या कहते हैं कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे से आगे जाती है तो भारी प्लेट नीचे जाती है तो जो बीच का मलबा होता है उसको सप्रेस करती है और वही सप्रेस होकर क्या होता है पर्वत के रूप में क्या हो जाता है ऊपर की तरफ आता है। तो जो हिमालय का निर्माण हुआ वो इसलिए हुआ कि भारत के उत्तरी भाग में जो है वो एक कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन है। जो 2 प्लेटें मूव करने से वहां पे जो मलबे हैं अवसाद है वो क्या है
हाइट पे चली जाती हैं और वही पर्वत का रूप क्या है ले लेती हैं। तो ये भी कारक भी सही है, ये भी सही है, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, ए और दो सही है और इसकी एक की व्याख्या बी भी। तो इस तरह के जो प्रश्न आएंगे उसमें थोड़ा सा सर्सन रीजनिंग के प्रश्न में लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, तब आप उस पर क्या होंगे। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तब होगा जब आप समय देंगे, थ्योरिकल किताब पढ़ेंगे, सिर्फ नोट्स के भरोसे नहीं बैठे रहेंगे। तो थोड़ा सा ट्रेंड इधर बदला है, बता दूं, लेकिन हम लोग को करना चाहिए। हम लोग पूरी तरह डिपेंड हो जाते हैं कोचिंग से, चाहे यहाँ की कोचिंग हो चाहे यूट्यूब की क्लास हो। आपको मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको बड़ा लक्ष्य रखना है, आपको एसडीएम या और ऊपर चीजें जानी, पीसीएस लेवल पे जाना है, तो आपको टेक्स्ट बुक जरूर है। आज के युग में थोड़ा बोरिंग है, आज के युग में पता चलता है यूट्यूब पे बैठ के तुरंत देख लेते हैं, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की आदत डालनी है। समय निकालना चाहिए, सुबह उठ के अपना 3 घंटा बढ़िया, उसके बाद ही कोई काम करना है। ठीक, कोशिश ये करिए। हम लोग का जब पेपर होता था तो मैं शाम को 4 बजे से पहले मोबाइल ऑन ही नहीं करता था। रात को ऑफ किया सोने से पहले, और 4 बजे तक, जब तक 4-5 घंटे पढ़ नहीं लेते थे तब तक ऑन नहीं करते, क्योंकि ऑन होगा तो कोई दोस्त का फोन आएगा, कहीं यहाँ चलना है, कहीं समोसा मिलेगा वहाँ खाने चलना है, कहीं ये बुक आई है चलो देखने चलते हैं। तो इस तरह भी बुक आती है, लोग जाते हैं क्रेज बना के, जबकि वो जा गया तो भी ला सकता था, लेकिन 2 घंटा उसमें चला जाता है। तो एक अपना एक डिसिप्लिन इसलिए क्योंकि आपको अपने आप पे बड़ा नियंत्रित करना होगा। फोन बंद करना होगा, सुबह 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11, जब भी जरूरत हो, जितना देर तक पढ़ लें। सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं, एकदम आइसोलेट होइए, अपनी पूरी तैयारी जो है कंप्लीट करिए। उसके बाद कम से कम जाएंगे आप, जब निकलेंगे तो आपको आज कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने आज का कोटा जो है पढ़ने का जो भी है वो कंप्लीट करके आए। अब जो शाम को पढ़ेंगे वो सब एडिशनल होगा, सब क्या होगा, एक्स्ट्रा। करीब ऐसा 1.5 साल तक आप 1 साल से 1.5 साल करेंगे, तब आपके सिलेबस कंप्लीट होंगे और तब क्या होगा ये ठीक। अब तो अच्छा ये भी हो गया कि ऑप्शनल तो हट ही गए, 6 पेपर आ गए, 2 पेपर कम्प्लीटली यूपी के आ गए, 4 पेपर आपके जीएस है, तो बढ़िया भी है, कॉमन है। अब ऐसा भी नहीं होगा कि हम ये सब्जेक्ट लिए तो हमारा स्कोर अच्छा नहीं हुआ इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, इन्होंने ये सब्जेक्ट ले लिया इसलिए इनकी मार्क इसके लिए अच्छी हुई या खराब हुई इसलिए इनका सिलेक्शन हो गया। अब सबको इक्वल ग्राउंड दे दिया गया है कि भैया ठीक है, कॉमन 6 पेपर दीजिए, उसी से आपका असेसमेंट होगा, उसी के आधार पे आपकी इंटरव्यू काल होगी, इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी जैसी होगी उस तरह की चीजें क्या होगी चलेगी। और कोई प्रश्न बताइए। सर पेपर हाल में जाने से पहले हम संतुलित होते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि पेपर हाल में बैठने के बाद क्वेश्चन आने के बाद थोड़ा सा वीक माइंड या थोड़ा के माइंड ना हो पाते हैं, दूसरे कंडीशन में क्या किया जाए? अच्छा, मतलब बैलेंस नहीं होता है, बड़ा घबराहट सी होती है। घबराहट दूर करेगा आपका नॉलेज का लेवल। देखिए 2 चीजें होती हैं, अब थोड़ा सा सबके साथ होता था, ऐसा नहीं है। घबराहट होती है जब आईएएस का प्री होता था, तो याद हम लोगों की कई लोगों के कमरे की लाइट ही नहीं बंद होती थी, सुबह तक पढ़ते भी नहीं थे, सोते थे, नींद ही नहीं आती। उस समय मुखर्जी नगर में कैल्शियम 30 नाम का एक होम्योपैथिक दवा चलती थी, है। तो उस समय आप सबको नींद नहीं आती थी, मेरे साथ भी थी और सबके बाद जैसी इनकी प्रॉब्लम है। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता था, एग्जाम तो था ही मानिए अगले 2 दिन बाद, लेकिन एक सामाजिक दबाव जो होता था कि अब मैं दिल्ली तैयारी कर रहा हूँ या आप दिल्ली तैयारी कर रहे हो और वहां पे 200 लोग आपके घर पे आलोचना करने के लिए तैयार है आपके अगल बगल में, तो आप उस प्रेशर को जब फील करते थे तो आपको टेंशन होता था नहीं एग्जाम गड़बड़ नहीं होने देना। और जब गड़बड़ नहीं होने देने का वो लगते थे तब वो दिमाग जो होता था वो एक्टिव ही रह जाता था, वो इनएक्टिव होता ही नहीं। और जब तक दिमाग इनएक्टिव नहीं होगा आपको नींद नहीं आएगी, और आपको जब नींद नहीं आएगी तो आपको वही जो होगी एग्जामिनेशन हॉल में भी क्या है, आपको ये कंडीशन क्या होगी बनेगी। तो उसमें देखिए क्या है, वो जो पेशेंस है मैं बताया, अंतिम कोई दवा उसका नहीं होता। 2 चीजें उसकी इलाज है, एक अपने आप को कंट्रोल रखिए, अपने आप को विश्वास रखिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक। और इस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन में आएंगे। हम रिजल्ट सोचने लगते हैं कि नहीं होगा तो फलाने क्या कहेंगे, पिताजी इतना मेहनत से ये भेज रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा तो वो क्या सोचेंगे, मुझे वापस बुला लेंगे। बड़ा अजीबो गरीबो सवाल आते हैं, जिसकी जो भी परिस्थितियां होंगी अपनी पारिवारिक, उस तरह के ख्याल उनके मन में क्या है आते हैं। लेकिन इस तैयारी के दौरान आपको भूलना होगा
कि किस परिस्थिति से आपको रिसोर्सेज आ रहे हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है। वो लोग भेज रहे हैं, वो 2 साल पढ़ाएं, 1 साल पढ़ाएं, 3 साल पढ़ाएं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने तैयारी के दौरान हमें नहीं सोचना है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि 2 साल अगर हमको मिल रहा है तो हम 2 साल में कितना बेहतर हम क्या है चीजों को कर सकते। ठीक, तो वो अगर आप दिमाग से उतार देंगे, वो कंट्रोल आप रखेंगे, तो वो चीजें जो होंगी, जो क्लासरूम में या अन्य चीजों में जो समस्याएं आती हैं वो नहीं है। मैं आपको घटना बताता हूँ। मैं ही 2010 में मैं पहला IAS प्री दे रहा था। तो 2010 का IAS का अगर पेपर देखेंगे तो एक टफेस्ट पेपर माना जाता है कि बहुत टफ पेपर। तैयारी भी हम लोग की भी ठीक ठाक थी, पीक पे चल रहे थे। तो लेकिन जैसे पेपर आया 15 मिनट बाद हमारे पीछे एक लड़की थी, वो उसको चक्कर आने लगा। वो उसको वही प्रॉब्लम थी कि वो श्योर थी कि इस बार मेरा होगा, लेकिन जब लगातार उसने 25-30 क्वेश्चन पढ़े तो उसको एक भी क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। और जब 25 क्वेश्चन एकदम समझ में ही नहीं आएगा तो जितना भी कॉन्फिडेंस रहेगा वो क्या हो जाएगा, डाउन हो। ऐसा नहीं था कि सिर्फ उस क्लासरूम में उसी की हालत ऐसी थी, वो हालत हमारी भी थी, वो हमारे आगे वाले की भी थी और बगल वाले की भी थी। क्योंकि सब सारे जो है सिलेबस से थोड़ा सा जो जिस टाइम से हम लोग तैयारी करते थे, तैयारी लगभग सब जो सीरियस है वो एक ही टाइप की करते थे। एक दूसरे से मिलते हुए अच्छा ये पढ़ लिया जाए, ये पढ़ लिया, थोड़ा बहुत कंटेंट का अंतर होता है, लेकिन पूरा ही कंटेंट बदलते हुए पेपर बना। तो सबके साथ समस्या आई। थोड़ा सा जो मेच्योर थे वो जान गए कि इस बार मेरी बहुत कम जाएगी, तो उन्होंने माइंड तत्काल से किया कि अच्छा ठीक है 65 क्वेश्चन जा रहा है, ठीक है इस बार लग रहा 45-23। उन्होंने उस माइंड से खुद को तैयार किया और उसके आधार पर पेपर करना शुरू किया। कुछ लोग अभी मान रहे नहीं 65 ही करना हमको। तो जब पेपर का लेवल हाई हो गया, पेपर का नेचर बदल गया, तब आप कहाँ करेंगे। और जब उस चीज को सोचेंगे तो उस तरह की समस्या आई। फिर 1-2 लोगों ने समझाया कि ऐसा है, बुराइए नहीं, सबकी स्थिति वही है जो आपकी स्थिति है, और जिससे आप घबरा के अपना आपा खो रही है और अगला 1.5 घंटा बर्बाद कर देंगी। तो कंट्रोल रखिए, जितने आ रहे हैं आगे हो सकता है क्वेश्चन क्या है आपको ज्यादा मिले। ठीक, एक चीज और बता रहा हूँ, बढ़िया याद आया। जैसे 4 सेट होते हैं हम लोग के, ABCD होता है ना, तो क्वेश्चन A का कुछ और होगा, B का कुछ और होगा, C का कुछ और होगा, D का कुछ और होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बैड लक में कि मान ली C का जो वो है सीरीज है, उसका जो पहला स्लॉट होता है 10, वही 10-15 के स्लॉट आगे पीछे करते हैं, वो सबसे अननोन टाइप का होता है। और C सीरीज का जिन जिन स्टूडेंटों को मिलता है, पहला देख के नहीं समझ में आ रहा छोड़े, दूसरा देख के नहीं छोड़े, तीसरा देख के वो भी नहीं समझ आ रहा, तो चौथा 5वां क्वेश्चन को छोड़ने की स्थिति बन जाती है। तो उनको लगता है कि ये पेपर क्या हो रहा है, गड़बड़ हो, ये होता हो। और वो सीरीज का आंसर होता, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। अगर छठा क्वेश्चन भी उसी तरह आ रहा है तो आप वहां से 25-30 क्वेश्चन आगे बढ़ जाइए, और आप 30वें से क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। आप उस स्लॉट में पड़ गए हैं जहां पे टफ क्वेश्चन की जो है उस सीरीज में शुरुआत हो जा रही है। वो उनको पड़ेगा दूसरे सीरीज वाले को 80वां क्वेश्चन, तब तक उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो चुका रहेगा कि हाँ इसमें तो 80 में 60 हो ही चुका है, अब चलो आगे देखते हैं। तो इस तरह की चीजों से भी बचिएगा कि वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में हमको पेपर जब तक 150 क्वेश्चन ना पढ़ लीजिए, कुछ डिसाइड मत कीजिए कि पेपर टफ है या इजी है, या हम अगला 10 क्वेश्चन ही पढ़ के क्या डिसाइड कर लेते हैं कि टफ है, लग रहा है इस बार सिलेक्शन मेरा मुश्किल है, अगली बार और तैयारी करके आए। एग्जामिनेशन हॉल में अगले शुरुआती 1 घंटे में लोग मान लेते हैं कि 23 का नहीं देंगे, 24 की तैयारी हम अच्छे से करते हैं, नहीं करते हैं, वही डिसाइड कर लेते हैं। वहां डिसाइड करने का समय नहीं होता है, वहां सिर्फ काम होता है 2 घंटे में जितना ज्यादा क्वेश्चन आप उस पर फोकस। अब वही हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि नहीं अगले साल बढ़िया तैयारी कर जाएंगे, ऐसी परिस्थितियां जनरेट होने। वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में ये सब चीजें नहीं सोचनी है। कि इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें आपके दिमाग में आएंगी, अगर मेरी बात सुने रहेंगे या मेरे तरह किसी की बात सुने होंगे तो आप समझेंगे कि ये आपके साथ ही नहीं, पिछले 20-30-40 सालों से जितने लोग कंपटीशन दे रहे हैं सबके सामने ये समस्याएं आती होंगी। इस समस्याओं को घबराना नहीं, वो कैसे टेकल करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक, मेरे पास जादू की छड़ी भी नहीं है कि मैं आऊँ 2 दिन पहले आपको कहूँ कि चाहो फ्री सबका निकल जाएगा, तो ऐसा न मेरे पास है न किसी के पास होता है। वो सिर्फ जादू की छड़ी आप लोग के पास होती है, और वो भी एक समय जब बिताएंगे तब वो जादू की छड़ी का जो है आपको क्या है। 2-3 चीजें आप याद रखिए एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन को हैंडल करना भी एक मैनेजमेंट है ना, और इसीलिए टेस्ट पेपर और टेस्ट सीरीज दिया जाता है। ठीक, टेस्ट का लेवल खराब है सही है वो अलग विषय है, लेकिन आप 2 घंटे में कैसे पेपर को टैकल करते हैं
कैसे आप चीजों को रखते हैं और फिर एक अच्छा स्कोर आप टॉप 10 या टॉप 5 बने रहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और जितना ज्यादा आप टेस्ट पेपर देंगे, सबसे बोरिंग काम होता है लोगों का टेस्ट पेपर देना, एक दो दिए फिर तीसरे से नहीं देंगे, उसका लेवल ही ठीक नहीं है, क्या पेपर है वो पता नहीं क्या क्या पूछते हैं, तो उनका लेवल ठीक नहीं है, आप जो है वो भाग रहे हैं उस चीज से। ठीक है, उनका लेवल कुछ भी है, आप लेवल दिखा दो ना, 150 में 145 करके दिखा दो, तो अच्छी बात है। लेकिन हम भगते हैं, और वही टाइम मैनेजमेंट टेस्ट पेपर वास्तव में, जैसे घर पे लोग बहुत जो डिसिप्लिन होते हैं वो टाइमर लगा करते हैं। टाइमर सबके बस की बात नहीं होती है, घर का अकेला आइसोलेट होता है तो आदमी तरह तरह की दिमाग बात आती है, इसलिए क्लासरूम में आता है कि हाँ आज 10 से 12 जो है पेपर है, सीरीज है, इसमें लोग बैठना चाहिए। तैयारी के बाद टेस्ट सीरीज में आपको जाना चाहिए, प्री के भी टेस्ट सीरीज में जाना चाहिए, मेंस के भी टेस्ट सीरीज में जाना चाहिए, बहुत फायदा देता है, बहुत पेनफुल होता है, अच्छा नहीं लगता जाना कि हर हफ्ते ही एग्जाम तैयारी करके जा रहे हैं, लेकिन एक बार अपने आप को जितना एग्जाम से पहले, जितना आप उससे पहले पेन देंगे, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव तरीके का है। और कुछ कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो बार बार मन में नहीं आता है, मतलब तैयार नहीं हो पाती है, अगले बार रिवीजन कर लेंगे, और ऐसे करते करते एग्जाम के पास करते हैं। ऐसा है ना कि जैसे हम लोग थोड़ा सा, कुछ नया प्रश्न नहीं है, वही प्रश्न है जो हम लोग के साथ सबके साथ होता है। जैसे जब पढ़ लेते हैं हम लोग ज्यादा, तो एक साथ ही सब कुछ याद करने की कोशिश करते ही नहीं करते, अच्छा वो क्या होगा, वो क्या होगा, तो ये तो 1400 सीसी का ही है ना दिमाग, एक साथ कितनी चीजें आ जाएंगी। लेकिन मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बताता हूँ कि अगर आप 2 से 3 रिवीजन किए हैं, तो जिस दिन पेपर आएगा या जिस दिन लिखना होगा, और जब पहला लाइन आप लिखेंगे उसके बाद अगली 10 लाइन आपके सामने दिखनी शुरू हो जाती है। तो आप चूंकि क्या है कि जो चीज आपकी दिमाग की क्षमता नहीं, आप एक साथ पूरी चीज सोचना चाहते हैं कि अच्छा ये याद है कि नहीं, ये चीज का क्या होगा, इसका क्या होगा, तो आप पजल्ड हो जाता है दिमाग आप उसीलिए कहा जाता है कि एग्जामिनेशन से 24 घंटे पढ़ना बंद कर दो, और पढ़ो वही जो आपको लगता है बस ये पॉइंट देख लेना थोड़ा सही गलत है। आप सोचो कि सब रिवीजन कर दें, उसी में क्या होता है कि जल्दी में आप करते हो, कुछ होता है कुछ नहीं होता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है कि ये चीज तो छूट गई है, पहले ही तय कर दो मुझे ये टॉपिक बस जो है 3 पेज यहाँ करना है, 2 पेज वहां करना है, 5 पेज वहां करना है, उससे पहले 2 बार 3 बार करके छोड़ दी। मैं आपको बहुत मजबूती से विश्वास दिलाता हूँ कि चीजें याद आती है, वहां आएंगी एग्जाम में, आप अपने में बस विश्वास रखिए। वहां पर अगर सामान्य बुद्धि है, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात नहीं कर, सामान्य भी बुद्धि हमारी है, तो अगर 2-3 डिवीजन किए हैं तो भले हमको इस समय सोचे सर उठा के तो ना याद आए, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में हमारा माइंडसेट अलग होता है, हमारे दिमाग का लेवल अलग हो जाता है, और वो सामान्य दिनों से बेहतर काम करता है। थोड़ा सा कंट्रोल करके अगर हम बैठते हैं तो चीजें जो है 90 से 95% चीजें जो है रिकॉल करती हैं, जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो पहले उसको एनालिसिस करने की बहुत जरूरत नहीं है, पहले एनालिसिस करना है तो आप क्या है टेस्ट पेपर दीजिए वो करना है, लेकिन एक दिन पहले पूरा सोचेंगे, पूरा सिलेबस एक बार दिमाग में गुजार लें आंख बंद करके, तो वो संभव जो है सबके दिमाग संभव नहीं है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के लोग होंगे उन्हीं के लिए होता है। और यूपीएससी में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग नहीं होते, लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते हैं, ये सब एवरेज स्टूडेंट्स, सामान्य स्टूडेंट्स, ये क्या है। और बताइए आप पीछे वाले, अगर एज का है 21 से 35 तक या 40 तक आपको है तो छोड़ने का कोई औचित्य नहीं, देना चाहिए। कम से कम जलालत तो फील होगी कि यार इतना कम किया हूँ, फलाने मेरा दोस्त इतना ज्यादा किया, मुझे पढ़ना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। भाई अगर 4 अटेम्प्ट या 6 अटेम्प्ट है यूपीएससी का तो ठीक है, मत दीजिए, हम तो सलाह देंगे। लेकिन अगर एज बाउंड है कि 21 से लेकर 40 तक आप दे सकते हो, तो छोड़ने का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता। तो कम से कम आप मान लीजिए टेस्ट सीरीज ही दे रहे हैं, आप जाके बैठ रहे हैं, कम से कम लगेगा मैं मात्र 40 किया और बगल में ये बैठती थी ये 70 की है, लेवल 1 था तो इसका मतलब इसने पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ा है, तो कम से कम उनको देख के मोटिवेट होंगे आप। तो जब यहाँ पर आपको 19 चांस मिल रहा है, 20 चांस मिल रहा है, वहाँ पे तो आप दीजिए ना, वहाँ पे छोड़ने का क्या मतलब, कितने देर तक तैयारी कर पाएंगे, जीवन भर तो तैयारी करता नहीं, आदमी बहुत मैक्सिमम करेगा 5 से 6 साल तक करेगा सारी तैयारी की, किसी में सिलेक्शन होता है उसमें सब कुछ होता है। शुरुआती 2 सालों में बहुत रेयर सिलेक्शन होते हैं, उसके बाद सिलेक्शन होना शुरू होता है। 1-2 चीजें और जो होती हैं मैं बता दूं कि हम लोग लैक इसलिए करते हैं कि हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं पढ़ते, और पेपर जो बनता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। बहुत सी
कोचिंगें या बहुत से ऐसे क्लासरूम होते हैं जो इंटरेस्टिंग पॉइंट होते हैं, उन्हीं को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप कभी भी तैयारी कीजिए। ठीक है, आपको जाना दे दीजिए, नहीं जाना। एक चीज, अपने जो भी चेयर टेबल लगाते हैं उसके सामने पहले 6 पेपर का सिलेबस है। मैं पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कह रहा हूँ और आगे मिलूंगा फिर आपको याद दिलाऊंगा, क्योंकि सिलेक्शन उसी से होगा। और जो जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है पढ़ा जा रहा है, बस 2 काम कीजिए उसके साथ। आपने क्लास में जाके पढ़ा, ठीक है, टॉपिक पढ़ा, उसके बाद उससे रिलेटेड कोई बुक है तो उस टॉपिक को बुक से पढ़ लिया और देख लीजिए पिछले 4 सालों में उस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न आए। ठीक, उसको रिवीजन कीजिए, बुक देखिए और पेपर अगर आए हैं तो उसमें से मिलना है कि नहीं जो हम पढ़ के आए हैं। ठीक, और उस पर क्या लिखेंगे और उसको हाईलाइट कर दीजिए, ये टॉपिक मेरा कंप्लीट। ठीक, फिर 2 दिन बाद कोई नई टॉपिक आपसे पढ़ाया गया, उस टॉपिक को आपने वहां पढ़ा, संबंधित किताबों से उसको पढ़ा और देख लिया पिछले 4, 5, 6 सालों से उससे क्वेश्चन किस टाइप के बने हैं, उसको देखा, हाईलाइट किया और फिर क्या है आप उसको आगे। आपको बता रहा हूँ ये 1 साल की प्रक्रिया, इतनी जल्दी 6 पेपर कवर नहीं होंगे। जितने देर आप क्लास करते जाएंगे उतना टाइम लग जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया के बाद जब आप फाइनली जब वापस आएंगे और फिर नंबर 1 से जब पर आएंगे तो आपको बस पढ़ने में कुछ भी बचेगा। उसके बाद आपको जो है राइटिंग स्किल सुधारनी होगी, कुछ करंट की चीजें रहेंगी उसमें ऐड करना होगा। बाकी कॉन्सेप्ट आपका और पूरा काम हो चुका होगा। अब समय आएगा सिर्फ रिजल्ट लेने का और चीजें क्या है और अपने आप को इम्प्रूव करने का। तो अगर शुरुआती 1 साल या 1.5 साल आप बहुत बेहतर और बहुत सिस्टमेटिक पढ़ते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो मैं आपको सत्या बता रहा हूं कि यहाँ से सिलेक्शन के 99 to 100% चांस है कि सिलेक्शन हो। हम लोग क्या करते थे, ऐसा ही होता है सबके साथ कि कोचिंग जो पढ़ा दिया उसी को मान लिए, उसी को तैयारी कर रहा है, पता चला वो 70% ही पढ़ाया, वही टॉपिक पढ़ाया जो इंटरेस्टिंग था, टीचर को भी अच्छा था, चाहे उसको भी पढ़ाने में कम्फर्ट था, बहुत बोरिंग टॉपिक से पता चलता कि उसकी डिफॉर्मेशन होती, तो इसलिए उसने नहीं टच किया, कहा इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा, उसने कह दिया आपने भी वही वहां से पढ़ लीजिएगा, तो पढ़ा ही पढ़ा। तो मेरा ये कहना है कि आप पूरा सिलेबस कवर कीजिए, क्योंकि आप पूरे सिलेबस से क्वेश्चन बनते हैं। तो समय गया 2008 से पहले कि जब 8 क्वेश्चन आते थे उसमें 5 को क्या करने में, अब क्या है भाई हर क्वेश्चन पार्ट में 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं, लगभग पूरा सिलेबस को टच किया जाता है। अगर एक भी से 2 क्वेश्चन आप लैग करते हैं तो आप मेरिट में बहुत नीचे चले आएंगे, क्योंकि 20 साल ही आपकी नहीं। तो इस पैटर्न में पढ़ेंगे तो भी क्या है थोड़ा सा क्या 100% इसमें लाभ होगा। इस पैटर्न को आप गांठ बांध लीजिए और अपने चेयर टेबल पहले बढ़िया से निकालिए, 6 पेपर का सिलेबस अपने सामने जहाँ पढ़ते होंगे वहाँ सामने चिपका दीजिए और जब भी शुरू कीजिए 14 के बाद शुरू कीजिए या 14 से पहले शुरू कर चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं वो हाईलाइट कीजिए, क्या मुझे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तब उसके लिए टीचर्स को, किसी अच्छे गाइडेंस वाले को, किसी को ढूंढिए जहाँ पर टॉपिक हो। ठीक, और कुछ करंट अफेयर कहाँ से और कैसे होते हैं? करंट अफेयर देखिए, लेवल जो होता है सबके लिए तैयारी जो करंट बनते हैं, वो जो सीनियर स्टूडेंट होते हैं उसी बनाते हैं। आप चले जाइए इलाहाबाद में एलनगंज में, जो आपका सबसे फेवरेट घटना चक्र है, वहीं पे गली में चले जाएंगे, वहाँ 3 मंजिली बिल्डिंग है, सिर्फ जो पुराने स्टूडेंट हैं वहीं जाके 2 घंटा काम करते हैं और वही क्या है क्वेश्चन पेपर से जो अपने काम किए होते हैं वही उनको देते हैं, वही बनवाते हैं। उसी का पार्ट जो है लगभग सारे इसमें आपके पत्रिकाओं में चला जाता है, सब में 10-5% का अंतर होता है, लगभग वही होता है। ठीक, आप जैसे दृष्टि बहुत चलती है, इस समय आई होगी, घंटा चक्र की आई है ना, लास्ट 1 महीने में आती है, मंथली उसकी घंटा चक्र की आती है। उसके अलावा जो है आपका पीडी है, प्रतियोगिता दर्पण है, क्रॉनिकल है, दृष्टि या आईएएस को चलता है, तो अलग है, तो सबका लेवल अपना अलग है। प्री के लिए माना जाता है घटना चक्र बेहतर है, लेकिन आप मंथली पढ़ रहे हैं तो हर आदमी का टेस्ट अलग होता है। ठीक, जैसे मैं मंथली पीडी पढ़ता था उस समय, कि आज भी अगर मंथली पीडी पढ़ेंगे, सार संग्रह उसका है अलग कलेक्ट करके वहाँ पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है वो साल भर का जो जितना घटना चक्र देगा उससे ज्यादा वो देगा। मंथली हमेशा क्या होता है बेहतर, जो एनुअल आता है वो तो रिवीजन करने आता है, चीजें एक बार पूरा देख लिया था, लेकिन आप मंथली जो है पढ़ के और उसका एक समराइज करके नोट्स बना लेंगे तो अपना लिखा अपना होता है, फिर उसको पढ़ने और रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, वो आपको एग्जामिनेशन में हमेशा फायदा करेगा। तो हम तो कहते हैं कि आप अगर 15 मिनट भी अगर पढ़ने के बाद 1 महीना में मौका रहता है, इतना बड़ा इतनी बड़ी पीडी होती है, उसमें अगर लेख छोड़ दिया जाए तो करंट के टॉपिक बहुत लिमिटेड होते हैं, 15-20 पेजों में होते हैं। उसको चाहेंगे बस 20-25 मिनट डेली लिखेंगे या पढ़ के उसको कंटेंट नोट करेंगे तो 5 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा।
अब फिर उसके बाद क्या होगा, इसी तरह हर महीने लिख देंगे, एक साल का आपके पास एक कंटेंट हो जाएगा और उससे आपका काम हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मंथली कोई भी मैगजीन जो आपको टेस्ट जिसका आपको अच्छा लगता हो, हर आदमी को अलग अलग लेखन शैली पसंद है, तो पीडी का लेखन शैली अलग है, क्रॉनिकल का अलग है, दृष्टि का अलग है, घटना चक्र का अलग है, जिसको जो अच्छा लगता है उसको क्या है प्रॉपरली मंथली बनाए। लास्ट में अगर पढ़ना हो तो दृष्टि जो है क्योंकि लास्ट में इसलिए पढ़ना थोड़ा सा दृष्टि जरूरत होता है, जो रैंकिंग उनकी आती है लास्ट में एक जगह समराइज करके आती है, तो थोड़ा सा एक जगह कलेक्ट हो जाता है, लेकिन ये काम पहले भी कर लेंगे तो थोड़ा सा इसको भी रिवीजन करने में आसान है, वो मेंस में भी आगे आता है क्योंकि सर एग्जाम के कितने महीने पहले